शिवा अब गया? कोई नहीं गया, सब यहीं हैं। और गया तो अपन गम क्यों मनाएं, उसका समय हो गया, जाने दो उसको। चलो पहले ये बताओ कि आवाज पूरी क्लियर है? पहले आवाज बताओ, आवाज ठीक है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये सही से आज पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है। चलो तो कल हम लोग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़ गए हैं, अभी कौन कौन जुड़ गया है एक बार फाइनल देख लेते हैं। सृष्टि, शिवा, अनुराधा, वंदना, विकास, अक्षता, बाकी जो भी हैं और आगे जुड़ेंगे लोग। तो हम लोग आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब तक हम लोग रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास में रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इस केमिस्ट्री की अब तक टोटल 4 क्लास हो गई हैं। टोटल 4 क्लासेस हो गई हैं और ये सारी चारों क्लासेस यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। पहली बात तो ये है कि हालांकि सारी रहेंगी नहीं, लेकिन अभी जो 4 क्लासेस हुई हैं बेसिक्स से, जितने भी क्लास हमने शुरू किया है अभी 4 क्लास जो भी यहाँ पे हमने पढ़ा है ऑनलाइन, वो सारी यूट्यूब पे भी हैं। आने वाले समय में सारी क्लासेस रहें इसकी गारंटी नहीं है। अब टोटल 4 क्लास का रिकैप तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमने शुरुआत किया था किस चीज़ से? ब्रह्मांड से। और वहीं से देखना शुरू किया था कि ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है। कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जीत गई। तुम लोग गाना सुने थे कि नहीं सुने थे? काफ़ी गाना एक हिट हो रहा था कि यूपी में काबा, सुने थे? 4-5 वर्जन निकले थे। ये कौन है? 255 सीट्स। हाँ, वो तो 55 सीट्स ठीक है। हाँ, तो हमने क्लास की जब शुरुआत किया था तो बात यहीं से थी कि ब्रह्मांड में काबा, ठीक है। ब्रह्मांड में काबा अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे? ब्रह्मांड में दूठो चीज बा। ब्रह्मांड में बिहार की भाषा में क्या ठो बोलते हैं, तो क्या ब्रह्मांड में 2 ठो चीज बा। कौन 2 ठो चीज बा? एक द्रव्य बा और दूसर कौन बा? ऊर्जा बा। और फिर बाद में पता चला कि जो ब्रह्मांड में काबा में द्रव्य और ऊर्जा बा, ये दोनों एक ही बा। ये दोनों क्या है? एक है, कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बात हमने पढ़ लिया था। तो कुल मिला के इस ब्रह्मांड में द्रव्य की बात आई और द्रव्य से ही धीरे धीरे हमारी कहानी आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। पीछे की 4 क्लासेस यूट्यूब पर मौजूद हैं, उसको आप देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। हम लोग कल की क्लास जहाँ से छूटी है आज वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि रिकेप करने में 4 क्लासेस का अगर थोड़ा थोड़ा भी रिकेप करेंगे तो लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में करता हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड तो होता नहीं है। ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग तो पड़ी नहीं रहती है, तो मजबूरी बनती है कि वहाँ बताया जाए कि नहीं बोल सकता कि कल वाली क्लास को अपने आप रिवाइज कर लो। तो अपनी कॉपी से रिवाइज कर सकते हो या फिर मैं कराऊँ। तो इसलिए हर एक ऑफलाइन क्लास में आप देखोगे तो शुरू के 15 मिनट 10 मिनट पिछली क्लास का रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं लग रही है, समय लगेगा। टॉपिक पे चलते हैं।
चलिए, तो हम लोग कल फ्लो चार्ट वगैरह बनाए थे और उसमें हमने बात किया था द्रव्य, ये जो द्रव्य है, द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे थे। कल की क्लास में द्रव्य का वर्गीकरण किया जा रहा था, बट किसके आधार पर अभी हम बात कर रहे थे? मैंने बोला कि एक क्लास स्पेशली फोकस करेंगे हम ठोस द्रव गैस पर, जिससे कि प्रीलिम्स में माइनर से माइनर तथ्य भी अगर आ जाएगा तो हमसे छूटे नहीं और मेंस के लिए भी काम कर जाए, तो इसलिए उस पर एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे। लेकिन ये जो परिचय वाला क्लास है, बेसिक्स, द्रव्य क्या है, प्रकार, ये सारी चीज़ें आज कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास आज आपकी है नहीं ऑफलाइन क्लास। तो अगर ठीक ठाक समय चलता रहा तो आज प्रयास करेंगे कि इस लेक्चर में इसको ख़त्म कर लें, जिससे कि कल डेडिकेटेड एक चीज़ के बारे में, जैसे ठोस द्रव गैस का अलग से थोड़ा सा पढ़ें उसके बारे में और क्या है। तो द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर एक्चुअली आदत जो बन जाती है जल्दी छूटती नहीं है, और रिकेप करने की आदत इतने लंबे समय से बनी हुई है, तो क्लास में जोड़ने के लिए एक बार हो जाता है कि आप भी उस क्लास में एक प्रवाह में जुड़ जाएं, एक धारा में जुड़ जाएं। रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे, और रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण में हमने एक शुद्ध पदार्थ की बात किया था। भौतिक की तो अभी बात कर ही नहीं रहे हैं, हो चुकी है। उसमें से 3 के बारे में डिटेलिंग थोड़ा करेंगे हम, ठोस द्रव गैस का। बाकी 3 जो हैं उनका कर लिए हैं। और ध्यान रख लेना एक और बात तुम लोग, कि मैं भौतिक गुणों के आधार पर कितने 6 वर्गों में बांटकर बताया था, जिसमें सबसे नया क्या था? चेन मेल्टेड अवस्था। उसके अलावा भी कुछ अवस्थाएं हैं, उसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए अभी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है, और इसलिए अभी हम उस पर बात नहीं किए थे। 6 की बात किए थे, क्योंकि 6 एक तो एकदम नई बात करंट की है, और बाकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा क्या है, प्रमाणित है कि हाँ एग्जैक्ट है, उसका अस्तित्व देखा भी जा चुका है, सारी बातें हमने वहाँ किया था। तो शुद्ध पदार्थ में हमने बात किया था कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं क्या थे, परिभाषा पीछे क्लास में है, तत्व, यौगिक, और उसके बाद फिर अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का नाम हम मिश्रण भी दे रहे थे, मिक्सचर भी दे रहे थे, और यही मिश्रण 2 प्रकार का हो रहा था। एक मिश्रण था समांगी और दूसरा था विसमांगी। एक था समांगी मिश्रण, एक था विसमांगी मिश्रण। आप लोग कभी सुने हो एक प्रभाव जिसका नाम है टिंडल प्रभाव? कभी आपने ध्यान दिया है टिंडल प्रभाव के बारे में? टिंडल प्रभाव व्यक्ति का नाम था, टिंडल प्रभाव नाम नहीं था, टिंडल उसका नाम था, और ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का विद्वान था। तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है ना, जब हम लोग ये विसमांगी मिश्रण को थोड़ा तोड़कर पढ़ेंगे अलग से, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसी विसमांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव होगा, और उसमें भी कोलाइडी विलयन का देखेंगे। कोई कुछ बोल रहा है कोलाइडी विलयन, हाँ सही है, सही बोल रहे हैं आप। तो ये कोलाइडी विलयन, तो हम यहीं विसमांगी मिश्रण में जाएंगे। मतलब विसमांगी मिश्रण तो खैर न बोले हम, विसमांगी जैसा होता है, बट ये समांगी मिश्रण के विलयन के प्रकार होंगे। तो समांगी मिश्रण में विलयन का एक प्रकार रहेगा जिसका नाम रहेगा कोलाइडी विलयन। समांगी मिश्रण जो है आपको कल, आज भी करेंगे, कल हमने बात किया ही था कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। क्या है बेसिक कल मैंने समझा दिया था, आज लिखवाना है, आज की क्लास थोड़ी लिखवाने पर डेडिकेटेड है। तो विलयन का ही एक रूप होता है क्या, कोलाइडी विलयन। वो क्या है आगे हम देखेंगे। उसी कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, और टिंडल प्रभाव है क्या यह भी देखेंगे हम। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, एक तो रैले नामक विद्वान ने बताया था, और यहाँ पर ये कोलाइडी प्रभाव वाला बात, कोलाइडी में जो होता है इसको टिंडल ने बताया था। खैर आगे मिलेगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी यहाँ दे दिया। तो तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। उसके बाद फिर कल की चार्ट को आप पूरा देख लीजिएगा, कल जो मैंने पूरा चार्ट बनाया था इस पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आगे की बातें नहीं करेंगे अभी।
तत्व की बात कर रहे थे और तत्व के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि तत्व क्या है। तत्व के बारे में बायल साहब का परिभाषा बताया, उसके बाद इसके संशोधन को किया था लैवासिये ने, जिसको आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, पीछे की क्लासों में बताया था। फिर इन दोनों में एक समस्या आई जो आज होने लगी है, ट्रांसमुलेशन। पिछली क्लास में बात हुई थी ट्रांसमुलेशन, जिसको हम बोलते हैं तत्वांतरण। तो तत्वांतरण के द्वारा इन्होंने बोला था कि भैया तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिनको न तो तोड़ा जा सकता है, मतलब किसी अन्य प्रकार के तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और न ही किसी अन्य भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा इनको निर्माण किया जा सकता है। लेकिन कल मैंने आपको क्लास में समझाया है तो फिर नहीं बता रहा हूँ, तत्वांतरण के कारण एक तत्व से दूसरे तत्व में कन्वर्जन आज संभव हो गया है। तो आज की मैंने आधुनिक परिभाषा आपको बताया था कि आज के समय में जो सबसे बेहतर परिभाषा रहेगी उसका नाम मैंने बताया था कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। परमाणु क्या है मैंने बात किया था, आगे और करेंगे, पहले इसको अब यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने बात किया था कि हमारे स्वस्थ शरीर में टॉप पाँच सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं स्वस्थ शरीर में। फिर मैंने भूपर्पटी की बात किया था, जैसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है भूपर्पटी क्या है, इस पर भी बात हुई थी। और फिर पूरे पृथ्वी की अगर हम बात कर लें तो पूरे पृथ्वी में कौन 5 सबसे अधिक तत्व हैं, इनके बारे में बात हुआ था। और एक बात और यहाँ पे ऐड कर लें, अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो 100% क्या होगा, वो हाइड्रोजन और हीलियम ही होंगे। पूरे ब्रह्मांड में अगर हमको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि डार्क मैटर हमने देखा था ना, डार्क मैटर के बारे में, तो सूर्य देखिए, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से चल रहा है, तारे हाइड्रोजन हीलियम से चल रहे हैं। तो सृष्टि बोल रही है 2 ठो, अरे तो मैंने बोला तो कि यहाँ पे ब्रह्मांड 2 ठो चीज से बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा। चलिए, तो अब हम लोग कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। तत्व जब हमने ये पढ़ लिया था तो अब आगे जस्ट इसके हेडिंग डालेंगे आप, बेसिक्स। अभी धातु अधातु उपधातु का एक अलग से चैप्टर बनाएंगे हम, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट यहाँ पर बेसिक्स है तो सारी बातें हमको आइडिया हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले अब आज हेडिंग डालेंगे आप, तत्व जब हमने पढ़ लिया है, तत्व के बारे में क्या है क्या नहीं है सारी चीजें हो गई हैं, तो अब हेडिंग डालो तत्वों का वर्गीकरण। अगला हेडिंग डालेंगे आप बेसिक्स। बहुत डिटेलिंग यहाँ नहीं करेंगे, डिटेलिंग एक अलग चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पता तो होना चाहिए। लिखो तत्वों का वर्गीकरण, डायग्राम तो पहले बना ही है, अब उसको लिख रहे हैं तो कॉपी में ढंग से चीजें होनी चाहिए। लिखो तत्वों का वर्गीकरण। आज की क्लास अब शुरू हो गई, अब तक माहौल बन रहा था पिछली क्लास को कनेक्ट करने के लिए, आज की क्लास अब शुरू हो गई, लिखना शुरू करिए। जो भी नया सदस्य जैसे ही क्लास में जुड़ता है तो एक बार कमेंट के माध्यम से जो आपके समक्ष टीचर दिख रहा है उसका स्वागत कर लीजिएगा। तो स्वागत का शब्द क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, सुबह हो रहा है। चलो, अच्छा सत्यम भाई आ गए हैं, बड़ा याद कर रहे थे यार तुमको कि तुम आए नहीं आज। कोई तुमको मोटिवेट कर दिया कि सुबह उठने से क्या फायदा, सुबह सवेरे उठने में क्या बा, ऐसा तो कोई नहीं बोल दिया। महिमा मुलेबा गुड मॉर्निंग, हाँ तो कोई बोल दिया होगा कि सवेरे उठने में क्या बा, तो उसको बताओ कि क्या बा। बढ़ो आगे, तत्वों का वर्गीकरण। तो लिखो तत्वों को, जस्ट डायग्राम फॉर्म में आप लिखते रहो, कॉपी में लिखो तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी उसकी समझने के लिए, तो वहां और क्लियर होगा। तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 3 वर्ग
फ्लो चार्ट में तो पहले से बना हुआ है, बट आज थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बाद में एक चैप्टर बनाएंगे किसी दिन। पहला तत्व क्या है? तत्व का पहला रूप जो है वो क्या है? धातु। दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, आराम से क्लास चलने दो। मेटल, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल और तीसरा सब मेटल या मेटलॉइड्स, आपकी मर्जी, दोनों चल जाएगा। सब मेटल या मेटलॉइड्स, केवल लिख लें, कोई मतलब है नहीं। मैं आपको क्लास में इसलिए बार बार बोलता हूं कि लिखना सेकेंडरी चीज़ होती है। लिखना सिर्फ इसलिए है कि कभी भूल गए तो रिवाइज कर लिए। तैयारी कोई भी कंपटीशन का कर रहे हैं तो समझना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले समझो फिर लिखेंगे। थोड़ा सा डिटेलिंग तो आगे करेंगे। धातु, अधातु, उपधातु के बारे में समझो है क्या। धातु मतलब क्या? तो सबसे पहले भौतिक रूप से जब देखा गया, भौतिक रूप से जब देखा गया, भौतिक गुण आप समझ ही रहे हो, तो आगे हम भौतिक रासायनिक गुण सारा देखेंगे, लेकिन भौतिक रूप से जब देखा गया तो ये जो तत्व 118 हमने अभी देखा है ना, 118 तत्व, ये 118 तत्व जो टोटल हैं, इन 118 तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे हैं जो काफ़ी चमकीले होते हैं, उनमें अपनी खुद की एक चमक होती है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम ऐसे मिले जिनमें खुद की अपनी एक चमक थी और वो धातु थे, उनको धातु नाम दिया गया। कुछ एक दो जगह पे अपवाद भी मिलेंगे, उसके अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम में कुछ चमक थी। दूसरी, हार्ड थे, दृढ़ थे, मजबूत थे। अपवाद भी हैं इक्का दुक्का, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम क्या थे? हार्ड थे, दृढ़ थे, मजबूत थे। दूसरा, उनमें अपने में खुद की क्या एक चमक थी। ध्यान रखना है कि उसमें खुद की चमक। दूसरी चीज, काफी दृढ़ थे, मजबूत थे। कुल मिला के आप ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए हो, समझ लो ठोस हैं। अधिकतम ठोस, मैं बोल रहा हूं अधिकतम ठोस। अपवाद मिलेगा, अपवाद लिखवाऊंगा अभी मैं। जैसे पारा का नाम सुने होंगे, थर्मामीटर में भरा होता है पारा, है तो वो क्या? धातु, उसमें चमक है लेकिन वो द्रव रूप में है। तो ऐसे इक्का दुक्का अपवाद मिलेंगे, हर चीज के अपवाद मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतम में चमक था, वो ठोस अवस्था में थे। दूसरा क्या था? तो इनको पीटने पर, इनको अगर पीटा जाए तो ये पीटने पर फैल जाते हैं। इनको ऐसे पीटा जाए तो टूटेंगे नहीं। जैसे प्लास्टिक लो, प्लास्टिक को पीट दो, वो टूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा। लेकिन जो धातु हैं उनको पीटने पर धीरे धीरे वो फैल जाते हैं और फैल के चादर नुमा बन जाते हैं, चौड़ा हो जाते हैं, चादर ओढ़ने वाला नहीं। तो धातुओं को पीटने पर वो क्या हो जाते हैं? चादर नुमा हो जाते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्या? इस गुण को हम बोलते हैं अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता, इंग्लिश में ही बता रहा हूं, अघात वर्धनीयता। और इसको हम बोलते हैं मिलियाबिलिटी। स्पेलिंग जरूर थोड़ा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलियाबिलिटी, मिलियाबिलिटी क्या है? धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उनको पीट कर एक सीट के रूप में, एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी बात को हम क्या बोलते हैं? अघात वर्धनीयता। अघात, उसमें पर घात जैसे ही आघात लगाएंगे तो वो बढ़ जाता है, वर्धनीयता उसमें आ जाती है। दूसरा, हमने देखा कि यही धातु क्या हो रहे थे कि इन धातुओं को खींचकर चाहे तो हम तार बना सकें, टूटते नहीं आसानी से। प्लास्टिक को ऐसे करोगे कुछ देर बाद टूट जाएगा, धातु को खींच सकते हैं, खींचकर तार बनाएंगे हम। तो ऑक्सीजन को खींचकर तार नहीं बना सकते। तो इस बात को हम बोलते हैं तन्यता। इस बात को बोलते हैं तन्यता। आगे मैं इस धातु, अधातु, उपधातु का एक अलग चैप्टर बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि कंपटीशन के लिए कुछ चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं और उन चैप्टरों पर हमें विशेष काम कर लेना है। चाहे वो कोई भी पेपर हो, कुछ विशेष चैप्टर ही काम के होते हैं और उसको डिटेलिंग में पढ़ना है। तन्यता, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी, इसका मतलब क्या? तो धातुओं को खींचकर तार बनाते जब हम हैं, तो इस गुण को, धातुओं का वह गुण जिसके कारण खींचकर तार में उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता, डक्टिलिटी। सबसे ज्यादा आप देखोगे चांदी होता है। ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर जो है, सिल्वर के 1 ग्राम से लगभग 1-2 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं। खैर वो महंगा है तो उसका यूज नहीं करते हैं, कॉपर का करते हैं या फिर एल्युमिनियम का करते हैं। अच्छा, जो उनका विशेष एक आवाज आ रही है ना उसमें, उनमें जैसे लोहे को पीटोगे, लोहे पर ऐसे मारो एक विशेष आवाज आती है, पीतल पे मारो एक विशेष आवाज आती है। तो जो एक विशेष उनमें आवाज आती है, उनको पीटने पर जो एक विशेष आवाज आती है, विशेष साउंड बनता है, उस विशेष साउंड का नाम होता है सोनोरस। उसको हम बोलते हैं क्या? सोनोरस। तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, सोनोरस। सोनोरस जो विशेष आवाज धातुओं में होती है उसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो अभी हम बेसिक तौर पे बात कर रहे हैं आघात, अघट वर्धनीयता। हाँ, लिखते होंगे कुछ लोग अघट वर्धनीयता, लेकिन यह है आघात वर्धनीयता। आपको हिंदी बोलना है तो हिंदी में यही लिखेंगे, आघात वर्धनीयता। अघात, अघट वर्धनीयता कहीं किसी किताब में कोई गूगल ट्रांसलेट मार के लिख दिया होगा। आप एनसीईआरटी उठा लो, बेसिक्स किताबें उठाओगे तो यही लिखेगा, आघात वर्धनीयता। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो गुण देखा गया, अभी मैं रासायनिक गुण पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि रासायनिक गुण इसलिए अलग से बोल रहा हूं, चैप्टर बनाऊंगा जब परमाणु अणु पढ़ा लूंगा। तो दूसरा क्या है? अधातु। अधातु देखा गया कि अधिकतम अधातु जो थे उनमें अपनी खुद की चमक नहीं थी, शाइनिंग नहीं था, उनमें खुद का अपना चमक नहीं था। बेसिक समझ रहे हैं चैप्टर को, बाकी एक अलग से इसका चैप्टर बनाएंगे इन तीनों का। चमक नहीं था, उस कुछ में चमक हो भी जाएगा तो अपवाद रहेंगे। जैसे ग्रेफाइट है, उसमें चमक है तो अपवाद अभी लिखवाऊंगा मैं, और आगे इक्का दुक्का अपवाद मिल जाएंगे अदरवाइज। अच्छा, दूसरा ये क्या, जो अधातु होते हैं मैक्सिमम क्या होंगे? गैस होंगे। अधिकतम गैस हैं या फिर द्रव हैं? अधिकतम गैस या द्रव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठोस होंगे ही नहीं, ठोस भी हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे कुछ हैं, मैक्सिमम गैस हैं और द्रव हैं। और उपधातु क्या हैं? तो उपधातु जो हैं, जैसे ये हम, इनका धातु का भी कुछ गुण रखता है ये, और कुछ अधातु का भी गुण रखता है। मतलब एकदम सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि धातु का गुण रख रहा है कि अधातु का गुण रख रहा है। तो उसको हम बोलते हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के कुछ आंशिक रूप से गुण मिलते हैं। ठीक है ना? जैसे आजकल तमाम प्रकार की कम्युनिटी बन गई है, LGBT टाइप की। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, केस हो जाएगा। तो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो देखने से लोगों को लगता है कि वो धातु या मेल हैं, मान लो कि मेल हैं वो, बट उनकी हरकतें सुनने में पता चलता है कि वो क्या हैं, इस टाइप के हैं, फीमेल हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं समझने के लिए वो क्या है, उपधातु हैं। और आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है। अभी पिक्चर आई थी बधाई दो, दिए आप लोग? बधाई दो, तो उसमें समझ लो कि उपधातु हैं, दोनों उपधातु हैं उसमें। अगर पिक्चर आपने देखा होगा तो दोनों के दोनों उपधातु हैं। कौन है ये? नहीं दिए? अच्छा, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, बधाई दो और देखना। उसमें आजकल तो काफ़ी वेब सीरीज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनने लगी हैं। तो सिंपल कॉमन लाइफ में समझने के लिए वो बढ़िया है कि जिसमें दोनों के गुण दिख जाएं, दोनों के गुण थोड़े थोड़े दिखें और आदमी कंफ्यूज हो जाए पूरी तरीके से कि वो है क्या, तो चीज़ क्या है, तो समझ जाओ कि वो उपधातु है। और उपधातु का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इलेक्ट्रॉनिक में, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक जब यूनिट 9 का पढ़ोगे तो वहाँ उपधातु या अर्धचालक, उसको हम वहाँ अलग तरीके से लेंगे। और उन अर्धचालकों का बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर क्रांति में।
कंप्यूटर में आजकल जो जितनी चीज़ें बेहतर हम कर पा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, अर्धचालक है। तो यूज तो पूरा है, इसका महत्व तो खूब है, ऐसे नहीं कि महत्व नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई ये है कि ये है कि ये है, क्योंकि ये दोनों का गुण रखता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। दूसरी चीज क्या होता है, तो वही बात जो इसमें होता है इसमें नहीं होता है। बेसिक अभी यही समझो, ये तन्य नहीं होती हैं, ऑक्सीजन को खींच के तार नहीं बना लेंगे, ब्रोमीन को खींच कर तार नहीं बना लेंगे, और इनमें विशेष अपनी आवाज़ भी नहीं होती है। अपवाद तो डेफिनेटली मिलेगा, इनकी खुद की सोनोरस नहीं होता है, ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। तो ये सब क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर ऐसे हम धातु अधातु बना लिए, और उपधातु जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं, हालांकि आगे अगले चैप्टर में जब अणु परमाणु पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं कि कल वाले लेक्चर में आ जाएगा वो अलग चैप्टर, तो वहाँ एक बात थोड़ा सा हमको और समझ लेना है। उसी बात को समझने के लिए आप अभी कुछ मत लिखो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं लिखवाऊंगा। तत्वों की रचना, एक आइडिया आपके पास रहे जिससे कि अगली क्लास में आप और अच्छे से जुड़ पाएं। तत्वों की रचना, रचना मतलब समझ रहे हैं क्या, किसी का नाम वगैरह नहीं ले रहा हूं मैं। तत्वों की रचना मतलब तत्व बने कैसे हैं, तत्वों की संरचना कैसी है। तो इस पर अलग अलग विद्वानों ने आकर अलग अलग तरीके से चीज़ें बताया, और कैसे क्या किया वो सब हम आगे देखेंगे। बस ये पता चला कि जो तत्व हैं, जो भी तत्व हैं, ये तत्व क्या हैं, तो ये तत्व बनते हैं अणुओं से। कई प्रकार के कई अणु मिलकर एक तत्व बना देते हैं, एक द्रव्य बना देते हैं। और जब अणु को अंदर ओपन करके देखा गया तो देखा गया कि एक अणु में कई परमाणु होते हैं। एक अणु के अंदर और छोटा चीज होता है परमाणु। आगे जब परमाणु पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डाल्टन ने क्या कहा था कि इसे काटा नहीं जा सकता, बाद में काट लिया गया, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो तत्व बने होते हैं, रचना देखा गया तो तत्व बने होते हैं अणु से, और अणु बना होता है परमाणु से। और परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है। हर एक परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, हर एक परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाएगा। और नाभिक में दो चीजें मिलती हैं, नाभिक में दो कण मिलते हैं। वो कण क्या है, अणु परमाणु वाला चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, जितना हमारे सिलेबस के लिए जरूरी होगा। एक प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक धनावेश, एक उदासीन। धनावेश उदासीन क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो बस समझो कि नाभिक होता है, हर एक परमाणु का अपना नाभिक जरूर रहेगा। जैसे हमारे कोशिका का बायो में पढ़े हुए हैं कि कोशिका में नाभिक होता है ना। अब वो भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में नाभिक विकसित नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ 100% नाभिक रहेगा ही रहेगा। कोशिका में प्रोकैरियोटिक में नाभिक अविकसित सुकेंद्रीय अलग तरीके से रहता है, समझ नहीं आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई अपवाद नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 100% रहेंगे ही, नाभिक रहेगा ही। और नाभिक के बाहर प्याज के छिलके की तरह, अभी जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, आगे देखेंगे, ऐसे कुछ घेरे पाए जाते हैं। और इन घेरों को हम बोलते हैं क्या, कक्षक या कक्ष बोल देते हैं, ऑर्बिट बोल दो। अभी इनमें भी हम देखेंगे कक्षक और कक्ष अंतर अलग अलग बातें होती हैं। तो ऑर्बिट होते हैं, और इन ऑर्बिट में एक अलग से कण होता है, और वो कण चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। और ऑर्बिट मान लो, हर एक ऑर्बिट एक घर है, हर एक ऑर्बिट मान लो कि एक घर है। जैसे हॉस्टल है, तो आप देखोगे आप लोगों के हॉस्टल में एक रूल बना के रखे हुए हैं लोग कि एक रूम में 3 सीटर है चाहे 2 सीटर है, तो एक रूम में 3 लोग रहेंगे या 2 लोग रहेंगे। ज़्यादा रईस टाइप के हो सकता है कि एक ही व्यक्ति रहे, तीनों का पैसा दे दो तो। लेकिन यहाँ रईसी चल जाती है, वहाँ नहीं चलती। वहाँ एक रूल है कि ये रूम नंबर 1 है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जगह और चाहिए, तो ये देखो, ये रूम नंबर 1 है। पहले तो ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3, इस तरीके से रूम है। तो इसमें नियम ये है
कि रूम नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने सीटर रहेगा वो, तो 2 इंटू एन का स्क्वायर। एन मतलब समझ लो यहाँ पे कि कौन से नंबर का रूम है। ये एन न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ कि कौन से नंबर का रूम है। 2 इंटू पहले नंबर के रूम में कितने लोग रहेंगे, केवल 2 लोग रहेंगे। और कौन 2 लोग रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन कण रहेगा। दूसरे नंबर के रूम में कितने रहेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, उसमें रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बोर का अफवाह, ऐसे मॉडल आएंगे पिछले मेंस में, खासकर राज्य पीएससीओ की मैं बात करूं, यूपीएससी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, पहले पूछती भी थी। अब तो मैं देख रहा हूं 2014 के बाद से इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में न तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा दर्शन दे रहे हैं और न ही मेंस में, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना है, सिलेबस में है, क्या भरोसा किसी साल यही पूछ ले फिर से। लेकिन राज्य पीएससीओ में तो खूब है इसका क्रेज, प्री में भी है, मेंस में भी है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे आरएस हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, वहाँ तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे राज्य पीएससीओ में। तो दूसरे जो रूम में 8 रहेंगे, फिर ये कैसे भरते हैं वो सब आगे चैप्टर में हम देखेंगे। अभी कोई अगर पहले पढ़ा हो तो ये दिमाग में ना लाए कि ये नहीं बता रहे हैं कि भरते कैसे हैं, क्योंकि हमारा वो मतलब ही नहीं है। हमारा पहला चैप्टर का मतलब क्या है, हमारा पहला चैप्टर पूरा इसी पे डिपेंड है, चाहे वो 4 क्लास का बन जाए, 4 क्लास तो हो गई हैं, 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास का भी बन जाए, लेकिन एक बार बेसिक्स जान लेना है, फिर एक एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे अलग से। तो तीसरे में कितना रहेगा आप बता पाओगे, तीसरे रूम में कितने लोग रहेंगे, 3 का स्क्वायर। अब कुछ लोग 3 का स्क्वायर 6 पढ़ लेते हैं, गणित के महारथी हैं कुछ, इतने खतरनाक गणित उन पढ़ लिए हैं, रिसर्च में सर्च करके आए हैं कि 3 का स्क्वायर 6 बोल देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 6 नहीं भैया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तीसरे में 18 लोग रहेंगे। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। टॉपिक पे आते हैं, तत्वों की रचना में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना मत रखते 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 आज जो मत बन गया है वो ये मत बना है कि तत्व विभिन्न कई अणुओं से मिलकर बनते हैं और अणु कई परमाणु से मिलकर बनते हैं। हर परमाणु का एक नाभिक 100% रहता है और उस नाभिक के अंदर जाके देखते हैं तो 2 कण हमको मिलते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और फिर देखते हैं तो नाभिक के बाहर, परमाणु में नाभिक के बाहर कुछ रूम पाए जाते हैं, उन रूम को हम कक्ष या ऑर्बिट बोल रहे हैं। और उन ऑर्बिट में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी घूम रहा होता है, उसमें तो 2 हैं, ये 2 हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, लिव इन में है ये बेचारा ढूंढ रहा है, घूम रहा है यहाँ पे, इसलिए ये स्थिर हैं, घूम ही नहीं रहे हैं। न तो ये घूम रहा है न तो ये घूम रहा है, दोनों बैठे हुए हैं बढ़िया, ठीक है। ये और ये दोनों नाभिक में बैठकर गाए जा रहे हैं कि अब तुम ही हो, बस तुम ही हो, ठीक है। ये बेचारा बेचैन है, परेशान है, इतनी बेचैनी है कि घूमे जा रहा है, चक्कर काट रहा है, और सिर्फ अकेला है इसलिए चक्कर काट रहा है वो। तो ये यहाँ पे चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। ये कैसे भरता है हमने यहाँ देख लिया। अब आपको दिमाग में रखना है कि जो परमाणु होता है वहाँ के आगे मैं अभी बोलूँगा, वहाँ पे आप समझ लेना या बना दूंगा फिर से डायग्राम, बात समझना है, केवल लिखने से नहीं होगा। अब देखा गया कि जो परमाणु है, इस परमाणु में एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है, परमाणु में एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है, एक विशेष प्रतिरूप देखने को मिलता है। क्या कि परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक मैंने बनाया था ना, इसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, इसके नाभिक किसी भी परमाणु में, चाहे परमाणु कोई भी हो। अब आपको पता है कि हर तत्व का अपना परमाणु है, परिभाषा भी पढ़ लिए हैं। तो चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो अधातु ही कोई हो, ऑक्सीजन हो, चाहे उपधातु हो, हर एक तत्व का अपना नाभिक रहेगा और उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है ठीक उतना ही बाहर उसके जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ठीक उतना ही घूमता है।
तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, ठीक उतना ही रहेगा जितना प्रोटॉन है। अब समझ लो कि ये शिवा और विकास की जोड़ी है, ठीक है, शिवा और विकास की जोड़ी है। विकास इतना कूल क्यों दिखाई दे रहा है या क्यों इतना कूल दिखाई देता है, समझो, क्योंकि वो नाभिक में है। विकास नाभिक में है और नाभिक में है तो स्थिर है, देख रहे हैं ना, अब समझ रहे हैं। सब कुछ बोल के नहीं समझते हैं, कभी कभी कुछ चीजें बिना बोले समझो, तब असली सेरेब्रम विकसित होगा तुम लोगों का। विकास एकदम कूल, क्यों कूल, नाभिक में है और एकदम विकास के जैसा, एक ही गांव से आते हैं, विकास के इतना ही प्रभावशाली भाई ये भी हैं, उतना ही हैं, इक्वल ही हैं, लेकिन बेचैन हैं, परेशान हैं। क्यों, देखो घूमे जा रहे हैं दोनों बराबर। एक शांति को प्राप्त कर लिया है, एक शांति को प्राप्त कर लिया है, दूसरा पूजा अर्चन कर रहा है, घूम घूम कर अलग अलग, कभी खजराना जा रहा है, कभी उज्जैन जा रहा है, इसी में घूम घूम के अलग अलग देवताओं के पास जा रहा है, बेचैन है। बढ़ते हैं आगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और खास बात यह है कि एक टर्म होता है, एक शब्द होता है जिसको फिजिक्स में हमने पढ़ लिया है, आवेश, चार्ज। एक टर्म होता है, फिजिक्स में पढ़ा है हमने, आवेश। आवेश क्या है, तो हमने फिजिक्स में अलग तरीके से पढ़ा था, यहां भी आवेश अलग से मैं नोट ला के आपको बता दूंगा। अभी बस समझ लो कि आवेश मतलब क्या है। आवेश इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से जो ऊपर चार्ज की कमी ज़्यादा हो जाती है, उस जो ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा हो रही है वो आवेश है। फिजिक्स की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आवेश को हम बोलते हैं कि ऐसा गुण जिसके कारण कोई पदार्थ क्या करता है, छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण बना लेता है, उसको बोलते हैं आवेश। लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं जाएंगे, इधर बेसिक बात करो। आवेश, तो इन दोनों पर मैं बोला ना कि दोनों मित्र हैं, दोनों का भार तो अलग, द्रव्यमान अलग अलग होगा। विकास का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होगा, शिवा थोड़ा दुबला है तो द्रव्यमान कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। अब कितना है पढ़ेंगे तो देखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा है, तो द्रव्यमान कम ज़्यादा तो है, लेकिन दोनों का आवेश एक जैसा है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। प्रोटॉन है +1.6 इंटू 10 की घात -9 और -19, और ये इसका मात्रक क्या है, कूलाम। आवेश के बारे में मुख्य रूप से बताए थे विद्वान चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम, और इसलिए उनको याद करने के लिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। भौतिक विज्ञान में मैंने आपको पढ़ाया है, भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाया है कि मात्रक मापन क्या होते हैं, मात्रक का मतलब क्या होता है। तो देखो इसका आवेश क्या है, +1.6 इंटू 10 की घात -19, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम को कैपिटल C से भी दिखाते हैं। अब देखो ये याद करना बड़ा आसान है। विकास कहाँ है, इधर है ना, विकास अंदर है तो प्लस में है। देखो विकास अंदर है, प्लस में है, इसीलिए उसका आवेश प्लस में है, और भाई का बाहर है, माइनस में है। समझ गए ना। तो आवेश याद करना आसान है कि इसका प्लस में है, इसका माइनस में है। तो अब इन दोनों का आवेश बराबर बराबर। अब परमाणु में इनकी संख्या ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी परमाणु है तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब दोनों का आवेश बराबर बराबर है तो इतना तो आपने पढ़ाई होगा कि +5 -5 बराबर क्या होता है, 0। जितनी संख्या प्लस में उतनी ही संख्या माइनस में रहे तो क्या बन जाता है, 0। तो वैसे ही जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन परमाणु में है, दोनों एक दूसरे के आवेश को प्लस माइनस में कट करके 0 कर देते हैं, और इसलिए परमाणु पर
कोई भी आवेश नहीं होता है। पढ़ेंगे तो डिटेल करेंगे। यहाँ एक बात बतानी थी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये अचानक मैंने ट्रैक बदल दिया है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ मुझे एक परिभाषा बताना है, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये बात तो बताया नहीं। हालांकि वो 3 दिन बाद जब चैप्टर बनाऊंगा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेलर के लिए थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। तो धातु अधातु के एक विशेष परिभाषा बताने के लिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ अभी। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिए, मतलब कट गए, जीरो। तो परमाणु कैसा होता है? परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन अर्थात अनावेशित होता है। परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब क्या होगा? अब थोड़ी कहानी और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये डायग्राम तो कल का बना हुआ है और वैसे भी लगेगा तो इसको भी डाल देंगे, उस पर आप आराम से बना लेना। मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं रुकेगा नहीं, रुकेगा तो समय लगेगा, इसलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या होता है। तो तत्व की रचना में ये देखा गया, इतनी बात तो अभी समझ गए आप कि हर एक तत्व, जो भी तत्व रहेगा, अगर उसका नाम तत्व है, एलिमेंट है, तो 100% है कि जितना उसमें प्रोटॉन रहेगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। दोनों एक दूसरे के आवेश को कट कर देंगे, इसलिए वो उदासीन रहेगा, उस पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। आवेश क्या है वो नोट डाल के मैं आपको अलग से थोड़ा सा और बता दूंगा जिनको आइडिया ना हो। अब देखो होगा क्या। देखा गया कि जो प्रकृति में तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, आगे हम देखेंगे कुछ साझा करने वाले भी हैं। तत्व जो हैं ये कैसे हैं? तो एक होता है दाता प्रकृति का, एक होता है दाता प्रकृति का, और दूसरा होता है कैसा? ग्राही प्रकृति का। कुल मिला के ग्राही नहीं समझ में आए शब्द समझ लो कि भिखारी प्रकृति का होता है। हमेशा मांगता रहता है, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा और देने की बात कभी करेगा ही नहीं। और दाता वाला जो रहता है ये दिलफेक टाइप का रहता है, जो मांग लो वही दे देगा। तो हमेशा ये क्या देने की प्रवृत्ति रखता है, लेता है ही नहीं। भले ही दे के खुद भिखारी बन जाए लेकिन देगा, ये लेगा नहीं। और ये लेते लेते अंबानी बन जाए लेकिन लेता रहेगा, ऐसा समझो। तो तत्व कुछ भिखारी प्रकृति के होते हैं और कुछ दाता प्रकृति के होते हैं, देने वाले प्रकृति के होते हैं। और इनकी ये प्रकृति ही एक नई चीज को जन्म दे देती है, जिसका नाम क्या होता है? आयन। इनकी ये प्रकृति ही आयन को जन्म दे देती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे संयोजकता, बैलेंसी, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वहां हम देखेंगे कि कुछ न तो देते हैं न तो लेते हैं, बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा साझा करेंगे। इंसान भी ऐसे होते हैं, कुछ दे दिया कुछ ले लिया, काम खत्म। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 2 रुपए तुम दो, 2 रुपए हम दें, 2 रुपए वो देगा। 3-4 लोग मिलाएंगे अपने 2-2 रुपए, 6 रुपए हो जाएगा। आइसक्रीम खरीदेंगे, उस आइसक्रीम को तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा खाएंगे। या फिर कोई जूस खरीदेंगे या कोल्ड कॉफ़ी खरीदेंगे, उसमें 3 स्ट्रॉ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे साझा करके। तो ये भी ऐसे हैं। बट हम बेसिक लेवल पर एक बार केमिस्ट्री का एक फ्रेमिंग कर रहे हैं, इसलिए काम की बात अभी कर रहे हैं। आगे डिटेल में इनकी बात करेंगे जितना सिलेबस हमें इजाज़त देगा। आयन, इनकी इस प्रकृति ही आयन को जन्म दे देती है। कैसे? ध्यान से सुनना। सोडियम जो होता है, ये सोडियम जो है ये दाता प्रकृति का होता है और ये क्लोरीन जो है ये ग्राही प्रकृति का होता है, इसलिए एक एक तरफ लिख रहा हूँ। सोडियम होता है दाता प्रकृति का, क्लोरीन होता है कैसा? ग्राही प्रकृति का। अब अभी आपको मैं परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक पे नहीं जा रहा हूँ, उलझन होगी। एग्जैक्ट अभी बस ये समझ लो कि अभी ये परमाणु है, तो परमाणु है तो इसमें मान लेते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा। मानना क्या है, होगा ही, वो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो प्रोटॉन आपको समझने के लिए भी नहीं बता रहा हूं कि इसका 11 होता है तो इतना उतना, अभी समझ नहीं आएगा आपको। बस ये समझ लो कि इसके पास 8 प्रोटॉन हैं और इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं।
तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों एक दूसरे को कट कर दिए हैं। ये परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, न तो धन है न तो ऋण है, कोई कर्जा नहीं है इस पर, न तो किसी को दिया हुआ है अभी और न ही किसी से कुछ लिया हुआ है। सिंपल। क्लोरीन का 17 होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। समझ लो परमाणु है तो प्रोटॉन इमेजिन कर लेते हैं अपने मन से समझने के लिए। माना कि मान लो कि इसमें प्रोटॉन है 10, तो डेफिनेटली परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 10। अब देखो हो क्या रहा है, आवाज और वीडियो क्लियर है ना? ध्यान से सुनो। हाँ बस ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है इसको तो कहीं से और चाहिए इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आप हम आगे पढ़ेंगे, अपने आप नहीं, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। अब वो ऊर्जा कैसे मिलेगी देखेंगे हम देखते हैं कई बार घर्षण से ऊर्जा हो जाती है कि दो चीज़ें गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कई बार इस तरीके से ताप बढ़ाने से निकल जाते हैं। तो कुछ माहौल चाहिए। ये अभी खुश है कि मैं परमाणु हूँ, ये भी खुश है कि मैं अभी परमाणु हूँ, बट किसी कारणवश बरसात शुरू हो जाती है, किसी कारणवश बरसात शुरू हो जाती है। समझने के लिए माहौल ना ताप बढ़ने से होगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। माहौल मिलना चाहिए, माहौल मिलता है इनको। जैसे ही माहौल मिलता है तो क्लोरीन ये पहले नहीं बोलेगा कि तुम हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, हालांकि फ्री रहने के लिए आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेलिंग में पढ़ेंगे, यहाँ बस समझाने की बात कर रहा हूँ। तो बारिश जैसे ही होता है तो ये क्लोरीन इसको बोलना शुरू करता है। क्लोरीन अगर इमेजिन कर लो कि एक इंसान है, मान लेते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो जैसे ही माहौल होता है क्लोरीन बोलना शुरू करता है कि रिमझिम ये सावन, सुने हो ना, रिमझिम ये सावन बरसाते ले आया है, मोहब्बतों वाला मौसम खुद चल के आया है। तो ये तो गा रहा है लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जानता है कि उलझेगा, उलझ जाऊंगा मैं। तो ये बोल रहा है अरे तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लोरीन इसको और परेशान कर रहा है। फिर क्लोरीन बोलता है कि बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। अब ये धीरे धीरे इसको भी लग रहा है कि यार बात सही है, सोडियम को भी लग रहा है कि बात सही है, ऐसा नहीं कर सकते। तो सोडियम धीरे धीरे अब पिघलना शुरू हो गया है। इसने इसके लटके झटके से धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हुआ। पिघलना मतलब वो मेल्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे फेवर में जाना। उसको भी ये अब रिमझिम बरसाते, अब इसको लग रहा है कि सही बात है यार, ये मौसम जो आया है पूरे शहर में लग रहा है केवल मुझको ही भिगाया है। ठीक है, पूरे इसको अब लगने लगता है, हालांकि भिगाया कई लोगों को है, ये भी ध्यान रखो, भिगाया कई लोगों को है, लेकिन इसको लग रहा है कि सिर्फ मुझको ही भिगोया है। तब बात शुरू हो जाती है। फिर ये बोलता है, फिर सोडियम बोलना शुरू करता है, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमको बता दो कि क्या चाहते हो। इलेक्ट्रॉन बोलता है कि ना नहीं बताऊंगा। क्लोरीन बोलता है कि नहीं। अब इसको पता चल गया है कि बात बन चुकी है, इनके स्वभाव को देखकर इसको लग गया कि बात बन गई। 2-3 बार बोलता है नहीं नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा तुमसे। ये बोलता है अरे भाई बोल के तो देख, हो क्यों नहीं पाएगा, सब हो पाएगा। तो ये बोलता है ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। बोलता है, ये बोलता है कि तुम तो यहाँ पे दोस्ती इतनी गहरी हो गई, बोलता जान मांग लो दे देंगे। क्लोरीन बोलता है जान तो रहने दे पगले, जान क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे बस। सोडियम क्या कर देता है, अब बोलता है ठीक है, अब तो बात बोल ही दिए हैं, इतना आगे बढ़ गई है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सोडियम दे दिया क्लोरीन को, तो इनका ढांचा बिगड़ गया। प्रोटॉन तो 10 ही रह गया
और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया, एक बढ़ गया, प्लस वाला 10 रह गया, माइनस वाला 11 हो गया। यहाँ बात बिगड़ गई, भाई साहब एक दे दिए हैं, खैर जान नहीं दिए, बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन ही दिए, तो इनके पास अब 7 बच गया, एक तो गया, और प्रोटॉन कितना बच गया इनके पास, 8 बच गया। अब जोड़ के देखो, +8 -7 जोड़ोगे तो सोडियम साहब के पास क्या हो जाएगा, ऊपर एक इनके टोपी लग जाएगी, हिमेश रेशमिया बन जाएंगे। पहले ये हिमेश रेशमिया नहीं थे, अब देखो हिमेश रेशमिया बन गए। सोडियम के ऊपर एक टोपी लग गई, धन वाली। क्यों धन वाली, यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, दोनों को जोड़ने के बाद एक धन बच जा रहा है, इन पर एक टोपी लग गई। ये बन गए कैसे, आयन तो बने ही, लेकिन बने धनायन। ये बने हैं कैसा, धनायन। मौसम इनको पूरी तरीके से भिगो लिया, धनायन बना दिया, और ये तो चाहता ही था। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन हो गया माइनस, एक माइनस। और ऐसा एक देने से हुआ, अगर ये एक और मांग ले, 2 मांग ले, 5 मांग ले, जितना मांगेगा, जितना ये दे पाएंगे उतना ये पॉजिटिव होंगे, जितना ये ले पाएंगे उतना वो निगेटिव होंगे। तो इसको हम बोलते हैं आयन। आयन की परिभाषा क्या होगी, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसे आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, धनायन। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो गया, अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो क्या बन गए, ऋणायन। अब मैं क्या समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ जाएगा। धातु की परिभाषा लोग क्या देते हैं कि ऐसे तत्व, धातु की परिभाषा देते हैं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, वो इस टाइप के होते हैं, ये ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब आपको बात समझ में आएगी ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो धनायन बनेगा। तो धातु की एक और परिभाषा जनरल जो दी जाती है, चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट बहुत से लोग क्लास में आते हैं, पहले पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है कि ये बात नहीं बताए, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ये बात किया। और डायरेक्ट बोलता तो सब कनेक्ट नहीं हो पाते, तो सबको कनेक्ट करने के लिए मैंने वो 10 मिनट जो लगाया इधर ये कहानी बताया, ये दिमाग में आपको रखना है। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को लेकर, सामान्यतः की बात चल रही है, मैक्सिमम यही होता है, इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये क्या बनाते हैं, ऋणात्मक बनाते हैं, देते नहीं हैं, लेते हैं, तो ऋणात्मक बनाते हैं। और उपधातु क्या हैं, तो उपधातु आपको पता है ना कि वो सोचता है कि दे दूं, और जो दूसरा होता है सोचता है ले लूं, तो दे दूं ले लूं सोचते सोचते वो क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। आइसक्रीम खाने वाली जो बात कर रहा था ना, आगे अर्धचालक देखेंगे। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि धातु, अधातु, उपधातु यहां इस चैप्टर में बेसिक तौर पे क्या है। अगर समझ में आ गया है तो भोंपू बजाओ, थोड़ा सा लिखवा देता हूं इसके बारे में। चलो तो एक काम कर लेता हूं, मैं इसका एक फोटो खींच लेता हूं जिससे आपको भेज दूंगा और फिर लिखवाता हूं। तो हेडिंग डाल लो सभी लोग, 3 तीर निकाले होंगे ना धातु, तो धातु में लिखो, धातु में लिखना शुरू करो, क्योंकि ऑफलाइन केवल समझा के छोड़ देंगे तो मेरे लिए ही टेंशन होगा, बाद में फिर बोलोगे कि भूल गए हैं, लिखवाए नहीं हैं। तो इसलिए मैं उसको लिखवा भी देता हूं, पहले समझ लो, उसके बाद हमेशा बात समझने की होती है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, क्या आप डायग्राम फॉर्म में लिखते हो जैसे क्लास में लिखवाता हूं, तो धातु के नीचे धातु लिख लो, अधातु, उपधातु, और हम यहाँ पे बेसिक लेवल का लिखेंगे, रासायनिक गुणों पे भी नहीं जाएंगे कि धातु किससे अभिक्रिया करके क्या करता है, मेंस में पूछ लेगा। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए, बड़े नंबर में पूछ लेगा। तो हम वो एक अलग चैप्टर बनाएंगे इन तीनों का, अभी बेसिक चैप्टर पे चल रहे हैं, उसको समझना है द्रव्य को। तो लिखो धातु में, धातु में सभी लोग लिखना शुरू करोगे, ऐसे तत्व
जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, पहले यही बात बता देते हैं जो आपको समझाया, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, थोड़ा तेज लिखिए, धनायन का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। धनायन का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। थोड़ी बात और इसमें लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए। अच्छा, उसके नीचे एक लाइन ये लिख लो कि जो 118 तत्व है ना, समझ लो थोड़ा सा, जो 118 तत्व है, मिटा नहीं रहा हूं, चाहता हूं कितना लिखवा लूं तभी मिटाऊं, 118 तत्व हैं, इसमें धातु देखोगे तो अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग लिखे हुए हैं और उसमें गलती है नहीं। वो कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं उपधातुओं के कारण कि अलग अलग अंतर नंबर आपको संख्या मिल जाता है। 2-4 जगहों पे आप देखोगे कहीं कहीं थोड़े संख्या में कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अंतर मिलेगा, लेकिन जो बेसिक है मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपको वही याद रखना है। तो लिखो, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में 92 तत्व 92 तत्व धातु हैं, 92 तत्व धातु हैं। कुछ किताबों में देखोगे 93 लिखा होगा, कुछ किताबों में 91 लिखा होगा। ऐसा क्यों? इसका आंसर हम लेंगे जब ये तीनों चैप्टर, तीनों को मिला के एक चैप्टर बनाएंगे, जब रासायनिक गुण और आवर्त सारणी बीच में आ गई होगी, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों अंतर ये आ रहा है। किताबों में आप देख लेना, अलग अलग किताब सोर्स पढ़ो, गूगल पे चले जाओ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो लिखो, जो मैं लिखवा रहा हूं आपको लिखना है कि अब तक ज्ञात 118 तत्वों में 92 धातु हैं, इतना आपको दिमाग में रखना है। तीसरा बिंदु लिखो, तीसरा बिंदु लिखो, धातु में ही नीचे चलते रहो। लिखो, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इंग्लिश में लस्टर बोलते हैं, चमक को क्या बोलेंगे? शाइनिंग नहीं, लस्टर बोलते हैं। लस्टर, इंग्लिश अगर किसी को लिखना हो तो लस्टर लिखना। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। अगला, अधिकांश धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। ये सब क्या है? फिजिक्स में सुचालक कुचालक पढ़े हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती हैं। अगला, धातुएं अघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुएं अघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुएं अघातवर्धनीयता, नीचे स्टार बना के लिखवा दूंगा, अभी डायग्राम में जगह आपको कम पड़ जाएगा इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, बस इतना लिख लो, अघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुओं का गलनांक, अब गलनांक शब्द से आपको अभी दिक्कत होगी कि गलने, तो लिख लो, धातुओं अधिकांश से लिखो, धातुओं का गलनांक अति उच्च होता है, काफी उच्च ताप पर ले जाते हैं तब गलते हैं। धातुओं का गलनांक अति उच्च होता है। उदाहरण में 1-2 धातु का लिख लो, और इसको हम डिटेलिंग में आगे बोल रहा हूं कि चैप्टर बनाएंगे, वहां आपको समझ में आएगा चैप्टर बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि और भी रासायनिक गुण पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है पहले कई जगहों पर।
उदाहरण में एक दो लिख लो। सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं लिखवा रहा है कि कौन सी धातु द्रव होती है, कौन सी धातु नरम होती है। कठोर तो बता दिया, क्यों नहीं बता रहा है कि सोडियम और पोटेशियम नरम होती है, चाकू से काट लेते हैं उसको। आगे देखेंगे ना, बोल रहा हूं कि तीनों को मिला के एक चैप्टर बनाएंगे, वहां देखेंगे। बेसिक्स यहां आ जानी चाहिए तत्व के बारे में। इतना काफी है। अधातु में आ जाओ। अधातु में लिखो। अधातु में आप कम लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। लिखो अधातु में तत्व के ऐसे रूप, या लिखो तत्व के ऐसे रूप, तत्व के ऐसे रूप जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, तत्व के ऐसे रूप जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखो। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना कि सारे धातु, अभी हम देखेंगे कि जब धातु पढ़ेंगे तो धातुओं भी देखेंगे, कुछ कम क्रियाशील, कुछ अधिक क्रियाशील, इसलिए इसका एक चैप्टर अलग से बनाएंगे। यहां बेसिक्स दे रहे हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं। अधातु में इसके जस्ट नीचे लिखो। अगर कोई मान लो रिकॉर्डेड वीडियो इसको यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब पे मान लो आप देख रहे हैं या कोई देख रहा है, तो ये ना सोचे कि अभी इसमें कम या पूरी बात नहीं बताई है। ये एक ट्रेलर है चैप्टर का, केमिस्ट्री का एक आधार बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। जब इसका चैप्टर बनाएंगे तो उसमें हर वो चीज़ जो आप चाहते होंगे इसमें मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। अधातु के जस्ट नीचे लिखो। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 20 तत्व, इसमें भी कहीं कहीं अंतर है, कहीं 18 लिखा है, कई जगहों पे 18 लिखा है। क्या अंतर है उस चैप्टर में बताऊंगा मैं, क्यों ऐसी हो रही है। कोई सब तो सही हैं। आप देखोगे कुछ कोचिंगें हैं, बैजू का नाम सुने होंगे, उसके आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, तो उनमें आप देखोगे तो वो 20 लिखते हैं। कुछ और हैं वेदांतु, ऐसे जो छोटे बच्चों का, उस पर जाकर देखोगे वहां पे 18 लिखे हैं। तो क्यों अंतर है वहां आपको नहीं मिलेगा, हमें जानना है, वो चैप्टर में देखेंगे। तो लिखो 118 तत्वों में से 20 तत्व अधातु हैं। अगला बिंदु लिखो। धातुएं सामान्यतः द्रव, गैस एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं सामान्यतः द्रव एवं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद है, उस अपवाद को देखेंगे आगे, इसी क्लास से पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। इनमें विशेष चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। तो अपवाद और भी एक दो हैं, वो देखेंगे। इनमें विशेष चमक नहीं होती है। ये तन्य नहीं होते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं तथा आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। ये तन्य नहीं होते हैं तथा आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। बाकी आगे के चैप्टर में देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो नीचे एग्जाम्पल एक दो लिख लो। एग्जाम्पल में लिख लो, वो कुचालक, जहां सुचालक लिख रहे थे इधर ना, इधर कुचालक हो जाएगा, इसलिए कम लिखवा रहा हूं, यहां पे आगे पढ़ना है। तो एग्जाम्पल में लिख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। अभी इतना रहने दो। उपधातु में लिखो। उपधातु में लिखो तत्वों के ऐसे रूप, उपधातु में लिखो तत्वों के ऐसे रूप जिनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तत्वों के ऐसे रूप में जिसमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के ही गुण पाए जाते हैं।
उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। अर्धचालक भी होंगे, आगे चल के हम देखेंगे। और कौन कौन से गुण इसमें इनके पाए जाएंगे अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ नीचे लिख लो एक लाइन, यहाँ नीचे एक लाइन लिखो। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से, और वो आपको पता है कि सारे तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, कुछ कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 6, मैं 6 लिखवा रहा हूं, कई जगह 7 मिलेगा, कुछ जगहों पे 8 भी मिलेगा, अभी 6 लिखो आप, क्योंकि मुझे 118 करना है, मेरे हिसाब से 6। तो लिखिए, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 6 तत्व उपधातु हैं। 6 तत्व उपधातु हैं। उदाहरण लिख लो, जैसे काफ़ी इनका रोल है आजकल इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत रोल है। क्यों? तो आगे फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, वो सब ज़्यादा यही दिखाते हैं, या पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो लिखो, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन कल नाम सुने थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। संकेत पर भी मत जाओ कि सिंबल क्या होता है, पीरियडिक टेबल पे हम लोग एक दिन बात करेंगे, आधे एक घंटे, तो क्लियर होगा कि क्या है। जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। तो हमने ये पढ़ लिया कि तत्व क्या है, कल की क्लास में तत्व वाला हो गया था। तत्वों का वर्गीकरण हमने धातु, अधातु और उपधातु के हिसाब से कर लिया। अब उसके जस्ट नीचे स्टार बनाओ, तीनों के में तो बात खत्म हो गई, नीचे नोट डाल के स्टार लिख बनाओ। हालांकि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट लिख लो। नोट में थोड़ी सी लंबी बात आएगी, तो नोट में पहला बिंदु नोट डालो और नोट में पहला बिंदु लिखो अघातवर्धनीयता, मिलियाबिलिटी, एक लाइन में लिख लो, आगे देखेंगे। अभी शब्द यहाँ पे है तो आप भूले नहीं। अघातवर्धनीयता, मिलियाबिलिटी, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट अघातवर्धनीयता, मिलियाबिलिटी लिखो। धातुओं का वह गुण, तत्वों का नहीं बोलेंगे, धातु बोलेंगे, यहाँ पे तत्व ही बोल सकते हो, क्योंकि तत्व में तो ये 3 है ना, तो हमने स्पेसिफाई कर लिया तो धातु बोलेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से धातुओं में पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीट कर, और ये सब छोटी क्लास की बातें हैं, 8वीं 9वीं में दी हुई हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। परिवर्तित किया जा सकता है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये बड़ा तकलीफ है। जैसे ही है आता है, हिंदी हम इतना खतरनाक पढ़े हुए हैं कि जैसे ही है आता है एक डंडा ऐसे खड़ा कर देते हैं कि है आ गया, डंडा खड़ा कर दें। अरे भैया सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा। कॉमा लगा के लिखो, अघातवर्धनीयता कहलाता है, अघातवर्धनीयता कहलाता है, अघातवर्धनीयता कहलाता है। कौन सी धातु बहुत ज्यादा आघातवर्धनीय है देखेंगे आगे, सब कुछ यहां नहीं। अगला तन्यता, डक्टिलिटी लिखो, तन्यता लिखो। तन्यता में स्टार में नोट नंबर 2, तन्यता, तन्यता में लिखो धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींचकर, जिसके कारण उनको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कॉमा
तन्यता कहलाती है। तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कॉमा, तन्यता कहलाती है। ठीक है। लश्चर, सोनोरस, ध्वनि वगैरह ये बाद में लिखेंगे, ये अभी समझ लो। नोट नंबर 3, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3 लिखो। नोट नंबर 3 में छोटी सी हेडिंग डाल लो, जिसको आगे तो अणु परमाणु सब पढ़ना ही है, क्योंकि ये बात समझा दिया हूं, अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में दिक्कत होगी तो कॉपी में रहना चाहिए। नोट नंबर 3 में लिखो तत्वों की रचना। नोट नंबर 3 में लिखो तत्वों की रचना। और तत्वों की रचना में बोल के नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि आगे पढ़ेंगे। आपको पता है कि सारे तत्व अपने अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हर परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बाहर रूम पाया जाता है, ऑर्बिट पाया जाता है, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, क्या, ये सब आगे देखेंगे, समझा चुका हूं। ऐसे ही बनाओ। नंबर 3 पे तत्वों की रचना डाल के इधर वाली इतनी बात बना लो, यहां तक, नाभिक तक स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। और यहां से तुरंत आगे आकर ये बना लेना कि उस रूम में कितने लोग रहेंगे। तो उस रूम में रहने का नियम क्या है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर का नियम है। एग्जाम्पल भी 1-2 लिख लेना। और ये लिखने के जस्ट बाद आप यहां आ जाना। परमाणु की अगर कोई परमाणु है तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है, और उदासीन होती है मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। दोनों का द्रव्यमान तो अलग अलग होता है, हम देखेंगे कितना होता है जब पढ़ेंगे अगला टॉपिक परमाणु वाला तब। उसके बाद इन दोनों का आवेश सेम होता है, एक का माइनस एक का प्लस, इसलिए दोनों कट होकर 0 हो जाते हैं। तो कोई आवेश नहीं, कोई टोपी इसके ऊपर नहीं लगी है। जब यही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं तो इनके ऊपर आपका सुरूर टाइप का एक टोपी लग जाती है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का। ये बात आपको लिखना है। तो मैं आपका हेल्प करता हूं, अगर आप सही से नहीं लिख पाए तो सबसे पहले लिखिए तत्व, उसके जस्ट नीचे लिखिए अणु। और आपको पता है कि यहां लिख दो कई। तत्व अणु लिखोगे तो तत्व कई अणु से मिलकर बनते हैं, बस कई ऐसे लिख दो। अणु कई परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ही बना लो। परमाणु के अंदर, यहां लिखना अंदर, के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, एक नाभिक रहेगा परमाणु के अंदर। तो परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक को ऐसे बना लो। नाभिक के अंदर क्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन, तो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसे यहां पे लिख लो। उसके नीचे लिख लोगे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया 2n स्क्वायर के नियम से संपादित होती है। कक्षों में, रूम में, हॉस्टल बता रहा था ना, रूम में भरने की प्रक्रिया 2n स्क्वायर के नियम से संपादित होती है। एग्जाम्पल के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर करके लिख लो। n यहाँ पे ना, ये न्यूट्रॉन नहीं है बल्कि रूम की संख्या है, कौन से नंबर वाला रूम है। उतनी बात हो गई, फटाफट कर लो। उसके बाद परमाणु लिखोगे। प्रत्येक परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है, लेकिन दोनों का आवेश, चार्ज बराबर बराबर होता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और परमाणु का प्रकृति उदासीन हो जाती है, उस पर कोई आवेश नहीं मिलता है। लेकिन प्रकृति में तत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक दाता प्रकृति के, एक ग्राही प्रकृति के। दाता वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ग्राही वाला लेता है, बट उसके लिए माहौल चाहिए। वो माहौल हम देखते हैं जब पढ़ते हैं संयोजकता तो कि कैसे होता है, गर्म करने से होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, अलग चीज़ें हैं। बस यहाँ मैंने आपको जनरल एक व्यवहार में समझा दिया था एग्जाम्पल से। सोडियम इमेजिन कर लिया था कि प्रोटॉन इसमें 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इमेजिन, एग्जैक्ट है कि नहीं है आगे देखेंगे हम। क्लोरीन का मान लिया था कि 10-10 हैं। पहले ये परमाणु कहला रहे थे,
बट माहौल जब बन गया, बारिश हो गई और माहौल के बाद कई लटके झटके के बाद हमने देखा कि क्या बन गया, ये दे के पॉजिटिव बन गया, ये लेके निगेटिव बन गया। दोनों के ऊपर क्या हो गया, टोपी लग गई है पॉजिटिव और निगेटिव की। यहां तक की बात आपको नोट में डाल लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का समय बस, उसके बाद आगे, फिर पूरा बोर्ड में मिटा दूंगा। लिखने वाला काम तेज, लिखने वाला काम तेज, समझने वाला काम धीरे, और यही तरीका है एग्जाम निकालने का। लिखने वाला, समस्या में देख रहा हूं कि लोग लिखने वाला काम बड़ा मन से करते हैं, धीरे धीरे, समझने वाला नहीं करते। तो पढ़ाई से ज़्यादा लिखाई कर लेते हैं, इसलिए तकलीफ हो जाता है। अभी कई बातें हैं कि प्रत्यास्थता क्या है। भैया प्रत्यास्थता हम देखेंगे, वैसे तो फिजिक्स में है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता आती है। प्रत्यास्थता आप पूछ लिए हो तो बता देता हूं। प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व है या कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ पर बल लगाकर उसके रूप को बदल दो, और रूप को बदलने के बाद अगर जैसे ही जिस बल के कारण उसका रूप बदले थे उस बल को हटा लो, फिर अपनी अवस्था में आ जाए, तो हम बोलेंगे प्रत्यास्थ है। डिटेल कंसेप्ट है। हम देखते हैं कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, रबर कम होता है, लेकिन वो क्यों, सब अलग बातें हैं। अभी बस आपके लिए प्रत्यास्थता में एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं। कैसे? तो मान लीजिए मैं एक विरूपक बल लगाता हूं, ऐसा बल जो किसी के रूप को बदल दे, उसको बोलते हैं विरूपक बल। तो एक तमाचे आपके गाल पर कोई आके मार देता है, गाल आपका सूज के ऐसे डबल रोटी जैसा हो जाता है। तो बल लगाया गया और उस बल के कारण आपके फेस का जो आकार है वो बदल गया, और वो तो तमाचा मार के हटा लिया है ना, लेकिन उसके बाद भी आपका फेस फिर से अपनी तुरंत अवस्था में नहीं आ रहा है। उसके लिए 5-7 दिन लगेगा, हल्दी, मलह, तमाम प्रकार के ट्यूब लगाने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आएगा। वो तुरंत अपनी अवस्था में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? प्रत्यास्थ नहीं है। प्रत्यास्थता इसमें ज़्यादा नहीं है, यह अप्रत्यास्थ है। एक रबर लो, रबर को ऐसे खींचो, जब तक खींचे रहोगे तब तक तो वो खींचा हुआ है, जैसे ही छोड़ोगे फिर अपने अवस्था में आ जाएगा, आने का प्रयास कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। लंबी प्रक्रिया है, बेसिक समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। समझ गए आप? जैसे आप लोग बड़ा प्रत्यास्थ हो, कैसे? क्लास में डांटो, बोलो तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाते हो, आपकी अवस्था बदल जाती है, और जैसे ही घर पे जाते हो फिर अपने औकात पे आ जाते हो। तो प्रत्यास्थ लोग आप लोग हो, आप लोगों में प्रत्यास्थता काफ़ी है। जैसे ही बल लगाया जाता है तो थोड़ा आप अपनी अवस्था को बदलते हैं, और फिर 1 से 1.5 दिन के अंदर फिर अपने औकात पे व्यक्ति आ जाता है। नहीं पढ़ेंगे क्या कर लोगे यार? करेंगे क्या? तुम ही करोगे जो करोगे। मिटाता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी क्लास लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है। 1.5 घंटे की, हाँ होने वाली, क्या है, 1.5 घंटे की हो गई है, बट हो जाने दो 1.5 घंटे की। अलग से अभी थोड़ा सा हम इस बात को पढ़ के तत्व को आगे अभी ले चलेंगे। मिश्रण, यौगिक, इन सब का बेसिक्स जान लेंगे, फिर अलग से हेडिंग बनाएंगे, अलग अलग से छोटे छोटे चैप्टर बना के उनको पढ़ेंगे, फिर तकलीफ नहीं होगी। तो अभी तत्व के बारे में आप जान लिए हैं। तत्व बाकी इतने लंबे नहीं होंगे, बाकियों को छोटे छोटे कर देंगे। तत्व महत्वपूर्ण चीज़ था, इसलिए इसको पूरी तरीके से समझने का हमने प्रयास किया। अब अगली चीज हम पढ़ेंगे क्या? तत्व का ये बात तो हो गया है। तत्व का डायग्राम में कल जाके देखो, मैंने जब फ्लो चार्ट बनवाया था तो उस फ्लो चार्ट में एक और तत्व का एक और तरीके से वर्गीकरण किया था। याद होगा आपको क्या, किस तरीके से किया था? तो बोला था कि तत्व समस्थानिक,
समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक भी होते हैं। तो अभी वो जो बेस बनाया ना तत्व की रचना वाला, इसीलिए बनाया कि आपको यहां पर ही मैं ये बात समझा दूं। तो समझो, लिखेंगे तत्व, तत्वों को, हेडिंग है तत्वों को तीन अन्य प्रकार से भी, तीन अन्य प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। तत्वों को तीन अन्य प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। तीन अन्य प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। अब ये तीन अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, हालांकि आगे टॉपिक में मिलता है, लेकिन हमने आपको फ्लो चार्ट में बनवा दिया था पिछले क्लास में, तो मैं चाह रहा हूं कि यही समझ लें। तीन अन्य प्रकार जो हैं इनको समझ लेते हैं एक बार। क्या क्या? तो कुछ तत्व कैसे होते हैं, समस्थानिक। कुछ तत्व होते हैं समस्थानिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। कुछ तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, समभारिक। कुछ तत्व होते हैं समभारिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स। और तीसरे होते हैं समन्यूट्रॉनिक। खैर इनका बहुत ज़्यादा रोल तो मुझे नहीं दिखता, एग्जाम में पूछना होता है तो इनसे ही पूछता है। समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स बोलते हैं, फिर भी आप एक बार चाहे तो इंग्लिश देख लीजिएगा, आइसोटोन्स। ये तीन प्रकार के अन्य प्रकार से तत्वों को विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से आपको एक और नोट समझना पड़ेगा। जैसे क्योंकि आधा तो बात हम समझ गए हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। समझो, अभी हमने देखा कि जो परमाणु, डायरेक्ट परमाणु की बात करते हैं, जो ये परमाणु हैं, डिटेल आगे मिलेगा, बट यहाँ समझ लेना है थोड़ी सी बेसिक बात। जो परमाणु होता है इसमें नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये नाभिक के अंदर है, ये नाभिक है। अब ये बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हर एक तत्व के लिए कुछ संख्या दी गई है, वो कौन दिया, मोजले ने दिया, क्या बताया, क्या नहीं किया, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, केवल एग्जैक्ट बात को समझना चाहेंगे कि होता क्या है। तो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु, पीरियोडिक टेबल में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, तो अभी हम बेसिक समझ लेते हैं। परमाणु क्रमांक, देखो परमाणु क्रमांक का क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। कुछ लोग टॉमिक नंबर मत समझना कि टॉमी बोल रहे हैं, सुबह सुबह हमको टॉमी बोल रहे हैं, हम टॉमी थोड़ी नहीं है। एटॉमिक है कोई क्या, किसी का निक नेम है? आजकल गांव में लोग अपना नाम ही रख लेते हैं, निक नेम टॉमी। तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है, समझ लो कि परमाणु क्रमांक मतलब क्या, तत्व में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों, तत्व में प्रोटॉन की संख्या, जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी, प्रोटॉन की संख्या, अथवा आपको पता है कि परमाणु में दोनों बराबर रहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ही, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। क्लियर? नहीं, शिवा ने बदल लिया है अब। अच्छा है, समझदारी दिखाए, और किसी का हो तो बदल लियो। परमाणु क्रमांक मतलब क्या, मैं सिंपल बता रहा हूं, कोई टेक्निकल परिभाषा पे भी नहीं जा रहा हूं, आगे मिलेगा, क्योंकि मुझे ये तीन बातें यहीं आपको समझानी थी, फ्लो चार्ट बना दिया हूं। तो क्या, परमाणु में जितना प्रोटॉन, नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात हमको पता है, परमाणु है तो परमाणु क्रमांक मतलब क्या,
परमाणु क्रमांक मतलब तत्व में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या पता चल जाए चाहे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाए, तो प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोल देते हैं, परमाणु क्रमांक। अभी सिर्फ इतनी बात समझो बेसिक में। और दूसरा एक और संख्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर, या इसी को लोग परमाणु भार भी बोलते हैं। इसी को लोग परमाणु भार भी बोलते हैं, परमाणु भार। ये क्या होता है, तो किसी भी परमाणु में आप दो चीज़ों को जोड़ लो, जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही बात है, जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप न्यूट्रॉन से जोड़ दो, उसको आप न्यूट्रॉन से जोड़ दो, जो भी नंबर आएगा उसी नंबर को हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या परमाणु क्रमांक। ठीक है, सॉरी, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आगे हम जब देखेंगे इसी बात को ना, तो कार्बन का देखेंगे C12, उसके 1/12 भाग का कितने गुना होगा, वो डिटेलिंग अलग परिभाषा है। यहाँ आप बेसिक कुछ नहीं जानते हो इसलिए बता रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक मतलब किसी तत्व में, तत्व न बोलकर परमाणु बोलें, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जितनी भी रहेगी या इलेक्ट्रॉनों की जितनी भी संख्या है, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये भी एक अलग बात है, जैसे आप देखोगे ना, क्लोरीन का कुछ लोग पढ़ा देते हैं कैसे, कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, एक और चीज़ ध्यान रख लो कि लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं 8, और इसका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है उसको ऊपर लिखते हैं ऐसे 16। एक की तरफ भी लिख सकते हैं पर ज़्यादा ये चलता है। अब यहाँ कुछ लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बहुत से बच्चों को मैं देखा हूँ यही पता रहता है कि इसका दोगुना होता है, ये एकदम गलत है। दोगुना नहीं होता है, सबका नहीं होता है, कुछ का तो दोगुना मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता है। क्लोरीन का देखोगे ना, तो क्लोरीन का ये 17 यहाँ है और यहाँ 35.5 होता है। और यहाँ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये अंतर क्यों है, इस अंतर के लिए हमको समस्थानिक समभारिक जो है ये दिमाग में रखना पड़ेगा, किस अनुपात में मिलते हैं। तो ये अपने संबंधित चैप्टर में देखेंगे हम इसको, बट ये बात समझने के लिए इतनी बात दिमाग में रखो, और ये बात रखते हो तो ये समझ में आ जाएगी। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु ले लें, कोई एक ही तत्व लेना है, एक ही तत्व, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बोल के लिखवाऊंगा, रुको। एक ही तत्व के परमाणु हैं, हमने देखा कि एक ही तत्व के परमाणु हैं, लेकिन वो कुछ एक विशेष तरीका से पाए जा रहे हैं कि उनकी परमाणु संख्या समान है। एक ही तत्व के परमाणु हैं, उनकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या समान है, इक्वल है, लेकिन उनका परमाणु भार जो है या द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये समस्थानिक है। अब आप बोलेंगे कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है 8, 16। कई जगह ऑक्सीजन, इसी प्रकृति में ऑक्सीजन को पकड़ के देखोगे तो नीचे तो 8 ही मिलेगा, यहाँ 17 मिलेगा। कुछ ऑक्सीजन को पकड़ के देखोगे तो यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 18 मिलेगा। तो क्या हुआ, देखो परमाणु क्रमांक सबके क्या हैं, सेम है। दूसरी चीज कंडीशन क्या, कि एक ही तत्व है, देखो सब एक ही तत्व है, ऑक्सीजन है, एक ही तत्व है, परमाणु संख्या सबका सेम है, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या सबका क्या है, अलग अलग है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, समस्थानिक है। समभारिक क्या, उल्टा।
समभारिक में क्या होगा, विभिन्न तत्व हों, एक ही तत्व की बात नहीं है, अलग अलग तत्व हों, एक तत्व में ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, समभारिक में विभिन्न तत्व हैं, और विभिन्न तत्वों में हमने देखा कि एक चीज क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक उधर बता दिया हूं। परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या सेम है, इक्वल है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ये अलग अलग जो तत्व हैं आपस में क्या है, समभारिक अलग अलग तत्व होते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। ये भी आपको फैक्ट के तौर पर दिमाग में रखना है कि समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन दे देगा कि एक ही तत्व के अलग अलग तत्वों के उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे एक ही तत्व के समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के होंगे, और समभारिक हमेशा ही क्या होंगे, अलग अलग तत्व के होंगे, एक तत्व के नहीं होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ और एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बता सकते हैं। हाइड्रोजन का ये जरूर पढ़े होंगे, 1H1, 1H2, 1H3, और देखो इन तीनों का अलग अलग नाम नहीं है, समस्थानिकों का अलग अलग नाम नहीं होता है तत्वों का, ऑक्सीजन सब ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का अलग अलग नाम है। प्रोटियम, ये भी प्रीलिम्स में पूछ लेगा, प्रीलिम्स तो फैक्ट का खेल है ना। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, इकलौता ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों का अलग अलग नाम है, और कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके समस्थानिकों का अलग अलग नाम हो, बट समस्थानिक कई तत्वों के पाए जाते हैं, एक तत्व के, दो तत्व के नहीं पाए जाते हैं। यहाँ क्या समझे, अलग अलग तत्व, विभिन्न परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या सेम। क्या कोई एग्जाम्पल है, डेफिनेटली है। आर्गन ले लो, आर्गन यहाँ 18 और यहाँ 40 होता है, लेकिन कैल्शियम ले लो, कैल्शियम यहाँ 20 यहाँ 40 होता है। और ले लो आप पोटेशियम ले लो, पोटेशियम यहाँ 19 होता है, यहाँ 40 होता है। देख रहे हो, अलग अलग तत्व, कंडीशन पूरा, अलग अलग तत्व, अलग अलग परमाणु क्रमांक सेम नहीं, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम। क्या है, समभारिक, अलग अलग तत्वों के लिए। और सम न्यूट्रॉनिक क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक भी भैया अलग अलग तत्व के होंगे, भी ध्यान रखना है। विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्व, एक तत्व में हो ही नहीं सकता ऐसा। तब होगा जब आयन बनेगा, एक परमाणु एक आयन हो, तो उसकी बात ही नहीं, हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तत्व की यहाँ बात कर रहे हैं। विभिन्न तत्व जिसमें क्या, परमाणु क्रमांक भी अलग, अजीब सी बात है, परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेंगे। उसके बाद द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग, तो आपको लग रहा होगा फिर अलग, फिर मतलब क्या है, तो सब अलग अलग हैं। क्या सेम, तो एक तीर और निकलेगा, मेरे पास जगह नहीं, आप निकाल लो, एक तीर और निकलेगा, न्यूट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन रहेंगे कैसे, बराबर। क्या कोई एग्जाम्पल है, डेफिनेटली है। C14 कार्बन का एक समस्थानिक है, C612 भी होता है, C614 भी होता है। तो C614 और है 8O16, अरे यार एक मिनट, 8O16, ये देखो 8O16। देखो होगा क्या इसमें, अब थोड़ा तुमको दिमाग में और कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस, समझो, जब हमको मान लो कोई x है, x का हमको नीचे लिखा हुआ है, x पर यहाँ मान लो 12 और यहाँ लिखा है 25, तो कोई पूछेगा प्रोटॉन कितना है, छोटे बच्चों को बताया जाता है प्रोटॉन कितना, तो यही तो हम पढ़े हैं कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, परमाणु है 12। पूछेगा न्यूट्रॉन कितना, तो बता पाओगे न्यूट्रॉन कितना, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ तो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने पर 25, तो प्रोटॉन 12, तो न्यूट्रॉन कितने, 13। समझ रहे हैं, बहुत आसान है निकालना। अगर ये नीचे ऊपर वाली बात हमको क्लियर है कि है क्या, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, बराबर।
ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का योग, जो बोलना हो बोल लो। तो जितना ये 25 है तो 25 में से तो 12 प्रोटॉन हो गए, तो 13 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। तो यहाँ खुद ही निकालो। ये क्या है, C। तो यहाँ पे बताओ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मैं PeN लिख रहा हूँ। प्रोटॉन कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन होंगे 6, न्यूट्रॉन कितना होगा, 8। घटा लो, 14 में से 6 गया 8। यहाँ देखो PeN, P कितना 8, E कितना 8, N कितना 8। देख लो N दोनों बराबर बराबर हो गए। कंडीशन अप्लाई यहाँ पे है, परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग, द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का सेम, इसलिए क्या, सम न्यूट्रॉनिक। बात समझ में आ गई। अभी ये बात सबको समझ में आ गई कि तत्व को हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक की संरचना के आधार पर 3 प्रकार से जो बांट रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, हैंड रेज करो। लिखवाऊं कि रहने दूं, लिखवाऊं कि ऐसे ही बना लोगे, आगे तो चैप्टर में देखेंगे ही, लेकिन अब इसको नहीं पढ़ाऊंगा कि समस्थानिक और समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। बना लेंगे, हाँ समझा तो दिया हूं। मेरे हिसाब से सब कुछ पैसेज में लिख के कोई मतलब नहीं है, डायग्राम में यहाँ पे लिखे हैं, जल्दी रिवीजन होगा। और लिखना रहेगा तो हिंदी माध्यम तुम लोगों का है ही, हिंदी तो बोल ही लेते होगे। कोई ऐसा है नहीं जो जापान से यहाँ क्लास ले रहा है, जापानी जानता है, हिंदी नहीं आता है, बना के लिख दोगे। तो ये बना लो, पहले ये बना लेना कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है। और द्रव्यमान संख्या के बारे में थोड़ा और बेसिक्स पे हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे परमाणु वाला चैप्टर, तब। अभी सिंपल आपको समझाने के लिए बता दिया। आप नहीं जानते, केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़े हुए हैं, तब की बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है वो सब पीछे कर लिए हैं बात। अभी जब चैप्टर परमाणु बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा और आपको इसके बारे में मैं समझा दूंगा कि ये क्या है। आपको ये भी बात वहाँ समझा दूंगा कि इसका 8 और 16 दोगुना हो रहा है, तो इसका दोगुना क्यों नहीं है, इसका अलग क्यों आ जा रहा है, 35.5 क्यों आ जा रहा है। तो अगले क्लास में उसकी बात कर लेंगे। तत्व समझ में आ गया इतना आपको, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्लास हो गई है 1 घंटे 51 मिनट की, मतलब 2 घंटे के आसपास की। और मुझे तो ऑफलाइन क्लास लेना ही है, आपका ऑफलाइन क्लास भले ही ना हो। चाहता था मैं कि आज मिश्रण, यौगिक और ये सब भी कर लें, वो छोटे छोटे हैं, 5-5, 7-7 मिनट के टॉपिक यहाँ समझने वाले हैं। आगे जो भी होता रहेगा इस चैप्टर के लिए तो इतना ही है। तो लगभग 1 घंटे की क्लास हम लोग के इस चैप्टर में और बच गई, तो उसको हम लोग कल करते हैं। ये कौन, कोई कुछ बोल रहे हैं, फ़ोटो ले लीजिए सर। हाँ फ़ोटो ले लेता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, बना लेना तुम लोग। बाकी यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको आज, और मैं कल से आप स्टूडेंट्स को जो अभी सोच रहे हैं कि रिकॉर्डेड मिल जा रहा है, रिकॉर्डेड कुछ दिन तक फिर नहीं दूंगा, उनको जागना तो पड़ेगा, सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका फ़ोटो ले रहा हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, और इसको आप लोग बना लेना। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिनको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, साइंस से जो डरते होंगे, उनको भी लग रहा होगा कि डर के आगे जीत है। कितने लोगों को लग रहा है कि डर के आगे जीत है? हाथ ऊपर करो। कोई ऐसा इसमें जिसको बात समझ में नहीं आई हो जरा सी भी? मैं ऑनलाइन क्लास में भी कोशिश करता हूं कि जो आपके मन में प्रश्न उठें, उन प्रश्नों का आंसर अपने मन से ही दे दूं। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। कुशवाहा जी आज आ गए हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हो, हर्षवर्धन भी नहीं उठा है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। बहुत से क्वेश्चन नहीं जानते होगे, तब भी समझे रहोगे तो उसका आंसर निकाल लोगे प्रीलिम्स में खासकर। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोगों को अभी क्या बोलना है पता है ना? बोलो।
जपनाम बाबा जाने मन की बात, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है लोगों को कि कब रिलीज होगी, तो बोलते रहो। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।